हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पाठशाला में लेकर आए हैं पुनः एक महत्वपूर्ण टेस्ट, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टेस्ट। उत्तराखंड राज्य की प्रमुख जनजातियां भाग 1। हमारा आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1967 में किस समिति की सिफारिश पर राज्य की 5 जनजातियों को आधिकारिक मान्यता दी गई। राज्य में कुल 5 जनजाति समूह हैं और इन 5 जनजातीय समूह को किस समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति ने मान्यता प्रदान की है। इसका जो सही आंसर यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस में से है वो है ऑप्शन डी, लोकुर समिति। लोकुर समिति जिसका गठन 1965 में हुआ था। इस समिति ने उत्तराखंड के इन 5 जनजातीय क्षेत्रों का पता लगाया या इन्हें जनजातीय क्षेत्रों के रूप में अधिकृत करवाया या आधिकारिक मान्यता दिलवाई। तो यही वो समिति है जिस कारण हमारे राज्य में 5 जनजातियां थारू, भोटिया, जौनसारी, बोक्सा एवं राजी अस्तित्व में आई। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य में राजी जनजाति के अतिरिक्त अन्य किस जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। आदिम जनजाति का दर्जे से अर्थ है ऐसी जनजाति जो आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हो, उन्हें आदिम जनजाति का दर्जा दिया जाता है। अगर हम बात करें राजी जनजाति की, तो राजी जनजाति को वर्ष 1975 में आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया, जबकि इसके साथ साथ अन्य दूसरी जनजाति है बोक्सा। बोक्सा को भी वर्ष 1981 में आदिम जनजाति का दर्जा दिया जा चुका है। अगला प्रश्न हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी और इसके अनुसार राज्य की कुल जनगणना में जो जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत था वो था ऑप्शन बी, 2.9%। अगर हम जनजाति की जनसंख्या की बात करें तो 2,91,903 के आसपास ये जनसंख्या थी और उस समय राज्य की जनसंख्या कुल 1 करोड़ के आसपास थी। तो इस तरह से ये 2.9% होता है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य की सर्वाधिक साक्षर जनजातीय समूह कौन सा है। कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा साक्षर है, जिसका साक्षरता दर सर्वाधिक है राज्य में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भोटिया। भोटिया राज्य की सबसे अधिक साक्षर जनजाति है, जबकि न्यूनतम जो साक्षर जनजाति है वो है राजी। न्यूनतम राजी है और सबसे अधिक है भोटिया। अगर हम बात करें साक्षरता दर की, तो जनजातीय साक्षरता दर हमारे राज्य में है 73.9%। सर्वाधिक भोटिया की है और न्यूनतम राजी जनजाति की है। अगला प्रश्न है, राज्य में भोटिया जनजाति का सबसे बड़ा हिस्सा किस जिले में निवास करता है। अगर राज्य में भोटिया जनजाति की बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़ में ये जनजाति निवास करती है। और सबसे बड़े हिस्से की बात की जाए तो पिथौरागढ़ क्षेत्र में इसका सबसे बड़ा हिस्सा निवास करता है। यहाँ पर दारमा, ब्यास, चौदास घाटियों में ये निवास करते हैं और सबसे ज़्यादा भोटिया यहीं पर निवास करते हैं। अगर हम बात करें जनजातियों की, तो राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है थारू और सबसे छोटा जनजातीय समूह है राजी। और अगर हम देखें जिलों के हिसाब से निवास करने वालों की संख्या, तो सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या जो निवास करती है वह यूएस नगर में निवास करती है और न्यूनतम वह रुद्रप्रयाग ज़िले में निवास करती है। ये भी आपको किताबों में देखने को मिलता होगा या आपको देखना है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य की विधानसभा में जनजातियों हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं। हमारे राज्य की विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं और 70 सीटों में कितनी सीटें ऐसी हैं जो जनजातियों के लिए आधारित हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 सीटें जनजातियों के लिए आधारित हैं, जिनमें से पहली सीट हमारी है आपकी चकराता। जौनसार में चकराता पहली सीट है जो आरक्षित है और दूसरी सीट है हमारी उधम सिंह नगर की नानक मत्ता। इन दोनों सीटों की बात करें तो चकराता में आपको विधायक देखने को मिलते हैं प्रीतम सिंह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से हैं, और दूसरा नानक मत्ता में आपको विधायक देखने को मिलते हैं गोपाल सिंह राणा जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। ये दोनों वर्तमान विधायक हैं इन क्षेत्रों में। ये दोनों सीटें आरक्षित हैं जनजातीय क्षेत्रों के लिए, चकराता और नानक मत्ता। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की जनजातियों का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। प्रसिद्ध पुस्तक है उत्तराखंड की जनजातियों का इतिहास। किसने इस पुस्तक को लिखा है, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन सी, जयसिंह रावत जी। इन्होंने यहाँ पर विस्तृत रूप से जनजातियों का इतिहास लिखा है। अगला प्रश्न हमारा है, भोटिया जनजाति समाज में थौची देमो, तहकटी सीमो, उड़ाली देमो नामक शब्दों का संबंध किससे है। अगर हम बात करें, इन कुछ शब्दों का संबंध है विवाह रस्मों से।
भोटिया जनजाति में डेमो शब्द का प्रयोग कई जगहों पर विवाह के लिए हुआ है। थौची कहा जाता है यहाँ पर संस्कार के लिए। सामान्य जो विवाह होता है जिसमें इसमें थौची कहा जाता है सगाई के संस्कार के लिए। और थौची डेमो का अर्थ होता है जिस विवाह में आपका सगाई भी हुई होगी। तहकटी सीमो कहा जाता है प्रेम विवाह को, और उड़ाली देमो कहा जाता है भागने वाले विवाह को। वैसे यहाँ पर मुख्यतः दो तरह के विवाह होते हैं, आपने सुना होगा। तत्सत एक नाम कहते हैं और दमोला दूसरा नाम कहते हैं। तत्सत का अर्थ होता है सामान्य विवाह और दमोला का अर्थ होता है जहाँ पर वर विवाह में शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जौनसार बाबर का प्रवेश द्वार माना जाता है? तो जौनसार बाबर का प्रवेश द्वार हमेशा से माना जाता है देहरादून का कालसी शहर। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सी जनजाति प्रमुखतया खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता तथा सितारगंज के क्षेत्रों में निवास करती है? ये उधम सिंह नगर के प्रमुख क्षेत्र हैं, खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता तथा सितारगंज, और प्रमुख रूप से निवास स्थान है थारू जनजाति के। अब थारू जनजाति यहाँ पर लगातार ज़मीनों से बेघर हो रही है, लेकिन ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता एवं सितारगंज। अगला हमारा प्रश्न है, किस जनजाति को कोटद्वार भाबर का निर्माता कहा जाता है? तो कोटद्वार भाबर गढ़वाल में एक क्षेत्र है, पौड़ी गढ़वाल में, और भाबर क्षेत्र ये है। इसकी बसावट का श्रेय जाता है प्रमुख जनजाति ऑप्शन डी बोक्सा को। बोक्सा जनजाति ने ही कोटद्वार भाबर को बसाया है, इसीलिए इनको निर्माता भी कहा जाता है। बोक्सा सर्वप्रथम कहते हैं चंपावत के बनबसा में बसे थे। इलियट भी एक इतिहासकार हैं, उन्होंने भी इस बात के प्रमाण दिए हैं। और बोक्सा बहुल क्षेत्र को बुक्साड़ कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग आपने सुना होगा कि आइन ए अकबरी में भी आया है। अगला हमारा प्रश्न है, सरछू, मलछू एवं कुंडाखार क्या है? सरछू, मलछू एवं कुंडाखार क्या है? सरछू, मलछू और कुंडाखार की बात करें तो यह एक व्यापारिक एग्रीमेंट है, व्यापारिक प्रथा है, जो भोटिया जनजाति के व्यापारी एवं हुणिया व्यापारी अर्थात तिब्बत के व्यापारी के मध्य होती थी। इस प्रथा के अंदर उनको मित्र बनाया जाता था सरछू मरछू के द्वारा। वो एक ही चांदी के गिलास से दोनों शराब पिया करते थे और इस रस्म के तहत उन्हें मित्र बनना होता था और उसके बाद उनकी व्यापारिक जो अन्य क्रियाएं हैं वो शुरू होती थी। तो एक व्यापार प्रथा है सरछू मलछू, जो कुंडाखार प्रथा के अंतर्गत आती है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य की कौन सी जनजाति तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की बटखा भाषा बोलती है? एक भाषा है बटखा, ये तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की भाषा है। इसमें तिब्बती एवं संस्कृत के शब्दों की बहुलता रहती है। इस भाषा को राज्य की कौन सी जनजाति बोलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजी। यह राजी जनजाति की भाषा है बटखा। वैसे कई जगह लिखा है कि राजी जनजाति जो भाषा बोलती है वो जो भाषा है, एक हम उस भाषा का नाम लेते हैं मुंडा, हम बोलते हैं उस भाषा को मुंडा भाषा कहते हैं, लेकिन उस भाषा का मूल नाम है बटखा और राजी जनजाति इस भाषा का प्रयोग करती है। अगला हमारा प्रश्न है, किस जनजाति की जातीय पंचायत भंजरा कहलाती है? भंजरा, अगर हम बात करें जातीय पंचायत की तो थारू समाज की जातीय पंचायत भंजरा कहलाती है, जबकि थारू समाज के गांव जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं पूर्वे। यहीं पर हम बात करें बोक्सा समाज की जातीय पंचायत का नाम, तो इसको हम तखत कहते हैं और 15 गांवों पर एक तखत होती है। और जौनसारियों की जातीय पंचायत की बात करें तो खुमरी जौनसारियों की जातीय पंचायत होती है और 4 गांवों पर या 4 खुमरियों पर एक सदर सयाना क्षेत्र या एक सदर सयाना खुमरी होती है। अगला हमारा प्रश्न है, दिसंबर 2024 में रिलीज फिल्म मेरे गांव की बाट किस जनजातीय समाज की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है? एक फिल्म आई है 2024 में मेरे गांव की बाट और यह किस समाज की संस्कृति को फिल्माती है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है जौनसारी समाज की संस्कृति से संबंधित है मेरे गांव की बाट और यह जौनसारी भाषा की पहली फीचर फिल्म भी है जो रिलीज़ हुई है। इसके अगर हम निर्देशक की बात करें तो अनुज जोशी, जो अनेक गढ़वाली फिल्मों के निर्देशक हैं, वही इसके निर्देशक भी हैं मेरे गांव की बाट। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य के किस उप जनजातीय समाज द्वारा 12 वर्ष में एक बार होने वाला कंगडाली उत्सव मनाया जाता है? राज्य की वो प्रमुख जनजाति जो कंगडाली उत्सव मनाती है वो है भोटिया, लेकिन यहाँ पर भोटिया की भी उपजातियाँ दी गई हैं। जैसे जाड़ की बात करें उत्तरकाशी में रहती है, तोलछा और मारसा चमोली में रहती हैं और रंग की बात करें तो पिथौरागढ़ में रहती हैं। तो जो पिथौरागढ़ का रंग जनजातीय समूह है यही कंगडाली उत्सव को मनाता है। इसमें एक
वनस्पति होती है कंगडाली, उसको नष्ट किया जाता है सामूहिक रूप से, और यह उत्सव 2023 में मनाया गया था और 12 वर्ष बाद पुनः मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जौनसारी जनजाति विवाह हेतु किस शब्द का प्रयोग करती है, अर्थात विवाह के लिए क्या कहती है जौनसारी जनजाति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जोजोड़ा ये विवाह के लिए कहते हैं। अगर हम बात करें थौची, तो थौची भोटिया जनजाति के द्वारा सगाई के लिए प्रयुक्त शब्द है। देमो शब्द विवाह के परिप्रेक्ष्य में कभी कभी प्रयुक्त होता है। ज्वाड़ की हम बात करें तो जौनसार जौनपुर क्षेत्र में जो विवाह में स्त्री धन देने की प्रथा है, दहेज देने की प्रथा है, उसे ज्वाड़ कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य की किस जनजाति में उस स्थान को छोड़ने की परंपरा थी या है जहाँ पर उनके किसी परिजन की मृत्यु हुई हो। जहाँ पर उनके जिस कमरे में, जिस घर में उनके परिजन की मृत्यु हो जाती है, वो उस स्थान को छोड़ देते थे, और यही इस जाति के लिए प्रारंभ में विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण बना। इनकी ज़मीनें छिन गई, इन्होंने ज़मीनें छोड़ दी बहुत सारी, तो यह जनजाति थी ऑप्शन नंबर सी, राजी। राजियों में इस तरह की परंपरा थी। अगला हमारा प्रश्न है, अपना पराया, दिखनौरी, बातकट्टी, पक्की पौड़ी आदि किस जनजाति की विवाह रस्में हैं। अपना पराया, दिखनौरी किसी का रिश्ता पक्के होने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता था। बातकट्टी या जो शादी की तिथि तय हो जाती है इसके लिए। पक्की पौड़ी या शादी तय हो जाए, शादी मतलब पक्की हो जाए, इसके लिए इन तरह के शब्द, ऐसे इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता था। अन्य और कई सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे किताबों में। ये सभी शब्द संबंधित हैं थारू जनजाति के विवाह संस्कारों से। अगला हमारा प्रश्न है और अंतिम प्रश्न आज का होगा। इसके बाद के प्रश्न अगले भाग में आपको मिलेंगे। इससे भी प्रमुख प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये भी सभी प्रमुख हैं। जौनसारी भाषा के गनियात शब्द से क्या तात्पर्य है। जौनसारी भाषा में गनियात शब्द का प्रयोग किस चीज़ के लिए होता है, तो यहाँ पर गनियात शब्द का प्रयोग होता है मेलों के लिए। मेलों को गनियात कहा जाता है जौनसारी भाषा में या जौनसार में। तो ये थे आज के प्रमुख प्रश्न। जुड़े रहिए, धन्यवाद।